हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है बैरियर्स टू इंक्लूजन, यानी कि समावेशन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से समावेशी शिक्षा को दिव्यांग बच्चों को देना कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आज की क्लास में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चाहे वो डिप्लोमा के हैं, बीएड के हैं, एमएड के हैं, वेदर वो जनरल कहीं ना कहीं एजुकेशन ले रहे हैं, विशेष शिक्षा से संबंधित शिक्षा को भी नहीं ले रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये थ्योरेटिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसी के साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर्स हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं जो भी बैरियर्स हैं जो कि बच्चों को शिक्षा देने में कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न करते हैं, उनको जानना जरूरी रहता है, सो दैट उनका समाधान करते हुए वो बच्चे को एक बराबर हम लोग कह सकते हैं कि समान पूर्वक उनको एजुकेशन दे पाए, तो जानना बहुत जरूरी है। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बैरियर्स हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेट का है, डीएसएसबी का है, सीटेट का है, या फिर अदर किसी भी प्रकार की हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब में ये पूछा जाता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बैरियर क्या है, क्योंकि बैरियर्स को जानने से पहले बैरियर शब्द का हमें मतलब पता होना बहुत ही जरूरी है। बैरियर हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो बैरियर का मतलब होता है बाधा। अब ये तो हम लोगों ने क्या किया, हिंदी वर्जन दे दिया है ना, तो लेकिन ये बैरियर शब्द होता क्या है, एज ए डेफिनेशन हम बोलते हैं तो बैरियर इज एन ऑब्जेक्ट, थिंग, एक्शन और सिचुएशन that cause obstruction in inclusive education। क्योंकि हम लोग इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इंक्लूसिव एजुकेशन कि बैरियर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, या फिर कोई सिचुएशन, कोई ऐसी स्थिति जो विपरीत है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे अनुकूल नहीं है, वो क्या करती है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट को पैदा करती है, उसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में यदि बाधा को उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग बैरियर कहते हैं। अब हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो बाधा कोई भी चीज, क्रिया या स्थिति जो कि समावेशी शिक्षा में, या समावेशन लिख सकते हैं, में रुकावट पैदा करें, वह बैरियर है या बाधा है। अब हम लोग बैरियर की बात करते हैं तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैरियर्स है। बाधाएं 2 प्रकार की कहीं ना कहीं होती हैं। एक तो हम लोग कहते हैं नेचुरल एंड सेकेंड है मैन मेड। मतलब नेचुरल हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से है, मैन मेड हम लोग कह सकते हैं जो व्यक्ति द्वारा ही कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। अब नेचुरल हम बोलते हैं जो प्राकृतिक रूप से जैसे कोरोना काल में कहीं ना कहीं बच्चों को एजुकेशन, अब कोरोना में ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको उत्पन्न किया था, या कहीं ना कहीं बच्चों को एजुकेशन देने में जो भी कठिनाइयां कोरोना काल में आ रही थी तो ऐसा नहीं था किसी व्यक्ति के करके हुआ था। लेकिन मैन मेड में हम बोलते हैं जो व्यक्ति के करके, अब व्यक्ति के करके हम लोग कह सकते हैं कि किसी का दृष्टिकोण सही नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई खराबी है, या टीचर का नेगेटिव एटीट्यूड है, या पाठ्यक्रम में कोई दिक्कत आ रही है,
जो कहीं ना कहीं व्यक्तियों के द्वारा ही हम लोग कह सकते हैं कि क्रिएट होती है, वो मैनमेड में आ रही है। नेचुरल हम लोग कहते हैं जो प्राकृतिक कहीं ना कहीं बाधाएं या रुकावटें होती हैं। अब देयर आर सो मेनी ऑफ बैरियर्स जो कि कहीं ना कहीं इंक्लूजन करने में, जब भी हम लोग दिव्यांग बच्चों को समावेशन करना होता है उनका, या उनको समावेशी शिक्षा देनी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होती हैं, चुनौतियां होती हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटीट्यूडनल बैरियर। सेकेंड हम बोलेंगे फिजिकल बैरियर्स। थर्ड वन हम कहते हैं सोसाइटल बैरियर्स। फोर्थ हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आपके सिस्टमैटिक बैरियर्स। फिफ्थ वन इज एजुकेशनल बैरियर्स, या फिर पेडागॉजिकल हम बोल सकते हैं बैरियर्स। इनको मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताऊंगी भी। एटीट्यूडनल हम लोग बात करते हैं कि दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं। सेकेंड हम लोग फिजिकल कहते हैं शारीरिक बाधाएं या चुनौतियां। थर्ड वन हम लोग कह सकते हैं जो भी सामुदायिक आधारित बाधाएं। सिस्टम हम कह सकते हैं सिस्टम या कार्य प्रणाली हम लोग लिख सकते हैं सिस्टम आधारित बाधाएं। एंड एजुकेशनल शैक्षणिक बाधाएं। अब हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो ऑब्वियस है कि टुवर्ड्स किसके रहेगा, किससे संबंधित रहेगी, किसको बाधाएं आ रही है कहीं ना कहीं इंक्लूजन करने में, जो डिसेबल विद चिल्ड्रन है, जो दिव्यांग बच्चे हैं। सबसे पहले हम लोग एटीट्यूडनल बैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एटीट्यूडनल बैरियर्स में हम लोगों का कहीं ना कहीं क्या आता है, एटीट्यूडनल मतलब कि जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारी परसेप्शन है या हमारे अजम्पशंस हैं टुवर्ड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड की बात करते हैं, तो एटीट्यूड टू टाइप्स का रहता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग बाधाओं की बात करते हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। जो भी पेरेंट्स का है या अदर जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उन सबका नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, जो कि एक बाधा बनता है। पॉजिटिव यदि होता, अब कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर्स, इनको किस प्रकार से कम कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए। यदि हम सबका पॉजिटिव एटीट्यूड होता तो कहीं ना कहीं ये बाधाएं उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ पे एटीट्यूडनल बैरियर हमारे कौन से आ रहे हैं, नेगेटिव है, नकारात्मक जो हमारा दृष्टिकोण है दिव्यांग बच्चों के प्रति, वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है इंक्लूजन करने में। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि एटीट्यूडनल बैरियर में नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स या फिर फैमिली मेंबर्स टुवर्ड्स CWSN कार्य में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब नेगेटिव एटीट्यूड हम क्या बोले हैं कि नकारात्मक दिव्यांग बच्चों के प्रति माता पिता का नकारात्मक दृष्टिकोण। अब कहीं ना कहीं जब हम दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं इंक्लूजन की, जब तक हम कहते हैं पेरेंट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि इनका इंक्लूजन किया जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब दिव्यांग बच्चा कोई भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड
जब फैमिली में आता है, उसका बर्थ होता है, तो फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है, हम कह सकते हैं वातावरण एकदम, हम कह सकते हैं कि एकदम, हम कह सकते हैं बिल्कुल ही शोक से ग्रसित होता है, यानी कि दुखद भरी कहीं ना कहीं स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पेरेंट्स, जो फैमिली मेंबर्स है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे में, हमारा बच्चा या हमारे घर में कैसे दिव्यांग बच्चा आ गया है। तो उनको लगता है कि ये पुराने कर्मों का फल है, कैसे हम लोग इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे, या फिर फाइनेंशियली भी हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सर्विसेज बहुत ज्यादा महंगी होती है, ये सारी उम्र हम लोगों के ऊपर बोझ बनेगा। कहीं भी अगर ये दिव्यांग बच्चा है तो ये बड़ा भी होगा तब भी हम लोगों पर बोझ रहेगा और हमारे किसी काम का ये नहीं रहेगा। तो वो पॉजिटिव ना सोचते हुए जो नकारात्मक उनका दृष्टिकोण है, उसके चलते वो क्या करते हैं, बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूल में एजुकेशन भी नहीं देते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को समावेशन करने में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बाधा उत्पन्न होती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोगों का ही जो इलिटरेट पीपल्स हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनका ही नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। नो, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनका नेगेटिव एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। वो उन बच्चों को सोचते हैं कि एजुकेशन देके के भी कोई बेनिफिट नहीं है। कई पेरेंट्स का ये मानना होता है कि हम लोग तो इतने रिच है, हमारा फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी है, हमारे घर में ऐसा बच्चा यदि किसी को पता चल गया तो सोसाइटी में हमारा मजाक बनेगा। कहीं ना कहीं वो इसके चलते बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना चाहते। यदि स्कूल भेजते भी हैं तो कम्युनिटी में कोई फंक्शन में जा रहे हैं, वहां किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। कहीं भी उसको बाहर किसी के साथ भी कम्युनिटी में मिलने जुलने से उसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पाबंदियां लगाते हैं। तो वो एक हम कह सकते हैं कि ये रीजन बन जाता है कि हम जो भी पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, वो बाधा बन जाती है बच्चे को एजुकेशन लेने में। एंड सेकेंड हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर, कि शिक्षक का नकारात्मक दृष्टिकोण, या आप लिख सकते हैं कि दिव्यांग बच्चे के प्रति शिक्षक का नकारात्मक दृष्टिकोण। अब क्लास में यदि हम लोग बात करते हैं कि इंक्लूसिव किया जाए, तो नॉर्मल जो भी शिक्षक होता है, सामान्य शिक्षक, उसकी क्लास में कहने की हो सकता है 30 स्टूडेंट्स है या 40 स्टूडेंट्स हैं। जब वो हो सकता है कि लैक ऑफ ट्रेन टीचर या लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल्स, कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में यदि कौशलों का उसके पास में नॉलेज नहीं है, तो उसके चलते वो क्या करता है, उसको लगता है कि मैं बाकी बच्चों पे, अगर बाकी बच्चों को यदि इस जो डिसेबल बच्चा है इसके चलते ध्यान नहीं दूंगी तो मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। इससे बेटर है कि जो दिव्यांग बच्चा है उसको इग्नोर किया जाए। तो हो सकता है कि कई बार वो बच्चे को क्या करता है कि लास्ट बेंच पे बिठा देता है, उसको ध्यान नहीं देता है, वो कर रहा है, सीख रहा है या नहीं, उसकी अप्रोप्रिएट एजुकेशन ही नहीं देता है। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल, या हम कह सकते हैं जो एटीट्यूड होता है टीचर का, वो नेगेटिव रहता है, जिसके चलते बच्चे का इंक्लूजन हो ही नहीं पाता है। भले ही बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन जब तक उसको उसके लेवल के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो बच्चे को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समावेशन करने में हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कठिनाई उत्पन्न होती है। एंड थर्ड हम कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी या फिर कम्युनिटी, ये समुदाय का नकारात्मक दृष्टिकोण। ओनली एजुकेशनल एरिया में ही बच्चे को इंक्लूजन नहीं करना है। मुख्य धारा में या मेन स्ट्रीमिंग की भी बात करते हैं कि दिव्यांग बच्चों को ओनली शिक्षा के क्षेत्र में ही हमें इंक्लूजन नहीं करना, ओवरऑल हर चीज में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी बात करते हैं, या हम लोग सोसाइटी का वैसे भी उसको इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना है, सो दैट वो भी उतना ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नॉर्मल व्यक्ति के समान ही जो राइट्स हैं उनको उसको प्रदान किया जा सके। अब समुदाय का नकारात्मक दृष्टिकोण हम लोग कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा इस स्कूल में जा रहा है तो जो दिव्यांग बच्चा है वो स्कूल में एजुकेशन नहीं ले सकता है। तो जो उसमें कहीं ना कहीं यदि दिव्यांग बच्चा शिक्षा को कहीं लेने में उसको कठिनाई हो रही हो सकता है, लर्निंग डिसेबल बच्चा, तो हमारा बच्चा भी पढ़ने में कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको भी कठिनाई आएगी, या जो समस्यात्मक व्यवहार जो दिव्यांग बच्चे कर रहे हैं या जो भी कठिनाई उनको आ रही है हमारे बच्चे में भी वो ट्रांसफर हो जाए।
तो कहीं ना कहीं जो गलत हम लोग कह सकते हैं कि लोगों की धारणा है, मिसकंसेप्शंस रहती है टूवर्ड्स जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, उन चीजों को वो क्या पकड़ के बैठे रहते हैं और उनके चलते वो दिव्यांग बच्चे को स्कूल में एजुकेशन ही नहीं लेने देते हैं, तो वो भी एक बाधा बनती है। और नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अब हम लोग ऑब्वियस है कि प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल प्रिंसिपल की स्कूल प्रधानाचार्य का नकारात्मक दृष्टिकोण। दिव्यांग बच्चों के प्रति जब जो प्रधानाचार्य स्कूल का या मैनेजमेंट है उनका अगर नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है तो भी बच्चे को कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है समावेशी शिक्षा देने की। बहुत सारे स्कूल्स में जितने भी ये बैरियर्स है, मैंने स्कूल लेवल पे काम किया है, तो ये सारे बैरियर्स को मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि जब हम लोग प्रधानाचार्य की, जब मेरे पास में, मैं अभी उसको कहीं ना कहीं रिवील नहीं करूंगी, बताऊंगी नहीं कि कहाँ की बात है, लेकिन मेरे पास में एक बच्चा ट्यूशन के लिए आता था, वो लास्ट 3 इयर्स से एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन जब तक वो एजुकेशन को ले रहा था और फीस को वो फुली पे कर रहा था एज कम्पेयर टू अदर जो भी स्टूडेंट्स थे क्लास के, उनसे ज्यादा ही उससे कहीं ना कहीं लिए जा रही थी फीस। लेकिन जिस दिन उस बच्चे को मैंने बोला कि उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होना चाहिए या उसके अकॉर्डिंग जो भी टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मेथड जो भी है उनका यूज होना चाहिए, उसके भी उतना ही कहीं ना कहीं उसको जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके कंपेरेटिवली और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जब इस बात को पेरेंट्स को बोला गया और उन्होंने स्कूल में बोला, तो उसको वहां स्कूल से कॉल आ गया प्रिंसिपल का कि आप दूसरे दिन से इस बच्चे को स्कूल मत भेजिए। तो कहीं ना कहीं वह नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, लास्ट 3 इयर्स से वो क्या कर रहे थे, फीस ले रहे थे, लेकिन जब आवाज उठाई गई, जब एडवोकेसी किया, तो दैट टाइम उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारे स्कूल में तो बाकी बच्चे नॉर्मल हैं, तो हम लोग ये रिसोर्सेज को अवेलेबल ही नहीं कर सकते, हम लोग ट्रेंड फैकल्टी को हायर ही नहीं कर सकते। लेकिन यदि देखा जाए तो सभी सीबीएसई स्कूल्स में कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर को अपॉइंट करना मस्ट कर दिया गया। लेकिन क्या है, जो हम लोग कह सकते हैं कि एटीट्यूड जिन प्रिंसिपल्स का या मैनेजमेंट का नेगेटिव रहता है दिव्यांग बच्चों के प्रति, वो ये सिंपली कह देते हैं कि हमारे स्कूल में तो दिव्यांग बच्चा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों को एनरोल ही नहीं करते, वो उनको एडमिशन ही नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं यदि एडमिशन हो भी जाए, जब तक पेरेंट्स फीस दे रहे हैं तब तक वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मोटी रकम लेते हैं और बाद में डिनाई कर देते हैं जब आवाज उठाते हैं कि हम इन बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। तो दिस इज द बिगेस्ट हम लोग कह सकते हैं बैरियर है कि जो कहीं ना कहीं दिव्यांग बच्चे को एजुकेशन लेने में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती बनती है। अब इसके बाद में हमारा आता है नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप हम लोग कहते हैं कि जो सहपाठी सहपाठियों का नकारात्मक दृष्टिकोण। सहपाठियों का मतलब कि जो भी दिव्यांग बच्चे के साथ में बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो भी एक बाधा बनती है। क्यों? क्योंकि जब दिव्यांग बच्चा जाता है तो बहुत सारे जो उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो बच्चे को टीज करते हैं, मजाक बनाते हैं उसका, ये तो कुछ नहीं कर सकता है, या बच्चे को उसको हेल्प करने के बजाय उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं उसका, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कि डाउन होता है, मोटिवेशन लेवल उसका 0 होता है, जिसकी वजह से बच्चा स्कूल ही नहीं जाना चाहता है। तो ये मेनली हम लोग कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो एटीट्यूड हम लोग कह सकते हैं कि एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं, जो हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है वो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं उसके चलते बाधाएं उत्पन्न होती है इंक्लूसिव एजुकेशन देने में। अब हम लोग बात करें कि हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर्स, किस तरह से हम लोग इसको बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, साथ ही के साथ बता रही हूँ। एटीट्यूडनल बैरियर्स में जितने भी है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या प्रिंसिपल है, वेदर पीयर ग्रुप है, कम्युनिटी मेंबर है, यदि वो कहीं ना कहीं बच्चों को पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको भी कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट
मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन देना बहुत ही आसान हो जाता है। हम लोगों को चाहिए कि हम सब लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, इनको एजुकेशन दें, इनको एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि इनके लिए रोजगार के अवसर नहीं है, लेकिन इसीलिए लोग नहीं देते हैं कि ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे काम करने में, कहीं ना कहीं उनको जो उनकी मेहनत है उनको भी बराबर नहीं देते। लेकिन यदि हम अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इन बाधाओं को। अब ये तो हमने डिस्कस किया कि एटीट्यूडनल एक हमारा हुआ कि बैरियर था। अब इसके बाद एजुकेशनल हम लोग बात करते हैं। एजुकेशनल या पेडागोजिकल बैरियर्स। शैक्षणिक ऑब्लिक में लिखा हुआ है, क्योंकि मे बी एग्जाम में आप लोगों को सिंपली ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन वेरियस बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा की जितने भी बाधा हैं उनको लिखिए। लेकिन हो सकता है कि आपको पॉइंट्स में भी दिया कि एजुकेशनल या पेडागोजिकल में कोई भी एक टर्म को यूज किया हो, सिस्टमेटिक दिया या एटीट्यूडनल बैरियर्स को एक्सप्लेन कीजिए। जिस भी प्रकार से आए तो आप इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब इसमें शैक्षणिक हम लोग बाधाएं बात कर रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा देने में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, कौन कौन सी हम लोग कह सकते हैं कि बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें फर्स्ट वन हमारा आता है लैक ऑफ ट्रेन टीचर। सेकेंड हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेस। थर्ड वन हम लोग कह सकते हैं लैक ऑफ एप्रोप्रिएट करिकुलम, है ना। तो दिस आर द हम लोग कह सकते हैं कि मेनली पॉइंट्स जिनको हम लोग ले सकते हैं इसमें। एंड फोर्थ हम लोग ले सकते हैं लैक ऑफ एडिक्वेट लर्निंग एनवायरमेंट। फर्स्ट वन हमने क्या बोला, लैक ऑफ ट्रेन टीचर, यानी कि प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी। सेकेंड हम लोग बोले लैक संसाधनों की कमी। थर्ड वन हम लोग कह रहे हैं कि पर्याप्त या हम लोग कह सकते हैं सही पाठ्यक्रम का होना। फोर्थ वन कि अपर्याप्त अधिगम वातावरण। तो दीज आर द मेनली पॉइंट्स जो कहीं ना हम ले सकते हैं। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, प्रशिक्षित हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोगों को बच्चे को एजुकेशन देने होते हैं तो कोई भी लेमैन तो नहीं पढ़ा सकता, कोई साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता है। और व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जब हम विशेष बच्चों की बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं सामान्य शिक्षक को जब हम लोग कह सकते हैं कि जो भी टीचिंग मेथड्स हैं, टीएलएम है या टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, जिसके माध्यम से जो विशेष बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, उसकी अगर नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन देना इम्पॉसिबल होता है। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि जब भी हमें इंक्लूजन करना है तो स्कूल में कोई ट्रेन टीचर होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट करना, रिसोर्स टीचर को अपॉइंट करना मैंडेटरी कर दिया गया है, सो दैट जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको डिनाई ना किया जाए, उनका तिरस्कार ना करते हुए उनको एक साथ एक ही कक्ष में उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जैसे हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं
तो सिस्टम को इसमें क्या करना पड़ता है, बच्चे के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। एक ही कक्ष में उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन देने होते हैं, ना कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसको अपने आप को स्कूल के सिस्टम के अकॉर्डिंग ढालना होता है। तो ट्रेन टीचर कहीं ना कहीं स्कूल में अपॉइंट होना बहुत ही मस्ट है, सो दैट वो प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट एजुकेशन है वो दे सके। लैक ऑफ रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, संसाधनों की कमी। अब संसाधनों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल में हम लोग बात कर सकते हैं कि जो भी शिक्षण सामग्री का हम लोग यूज करते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस का यूज करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री हम बोल सकते हैं कि जैसे वो दोज आर ब्लाइंड स्टूडेंट्स या वो दोज आर विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स, उनके लिए किस चीज की जरूरत है, ब्रेल बुक्स की जरूरत है। तो यदि स्कूल में ब्रेल बुक्स ही नहीं होगी तो उन बच्चों को एजुकेशन देना इम्पॉसिबल होगा। तो स्कूल में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज भी अवेलेबल होना बहुत ही जरूरी है, जिसका यूज करते हुए स्कूल में बच्चे को एजुकेशन दी जाए। इसीलिए हर स्कूल में कहीं ना कहीं संसाधन कक्ष हम बोलते हैं, रिसोर्स रूम कहीं ना कहीं बनाए गए हैं, सो दैट वहां पर शिक्षक जो भी रिसोर्स पर्सन है वो रिसोर्सेज का यूज करते हुए, संसाधनों का यूज करते हुए बच्चों की जो विशेष आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सके। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट करिकुलम। अब जैसे मैंने बोला कि जो भी बच्चा सीबीएसई स्कूल में जा रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में, उस बच्चे के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम ही नहीं तैयार किया गया था। नॉर्मल बच्चे जैसे एक बड़े पैरा को भी लर्न कर लेते हैं, बड़े क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती। तो हमें चाहिए जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे के अप्रोप्रिएट हो। यदि बच्चा एक पैरा को नहीं लर्न कर पाता तो उसके लिए कहीं ना कहीं कंक्लूडेड हम लोग कह सकते हैं कि छोटा आंसर जो कंक्लूडेड हो वो बच्चे को हम दे सकते हैं। मार्किंग क्राइटेरिया में भी हम लोग चेंज ला सकते हैं। अगर नॉर्मल बच्चा 33 मार्क्स से पास हो रहा है तो जो हमारा दिव्यांग बच्चा है उसके लिए हम 20 या 25 मार्क्स का हम लोग कहीं ना कहीं उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, सो दैट वो बच्चा यदि जो भी उसको जो बाकी बच्चों को कहीं ना कहीं टाइम दिया गया है कार्य को या उसके असाइनमेंट को या हम लोग ऐसे एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, उसके एक्स्ट्रा हम लोग दिव्यांग बच्चे के लिए टाइम देते हैं। या पाठ्यक्रम भी हम बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि जो उसके लिए नीडी है उसको हम लोग, उन एक्टिविटीज को हम लोग ज्यादा बच्चे को फोकस करते हैं और उनको ज्यादा सिखाते हैं, बच्चे के अप्रोप्रिएट रहता है। यदि पाठ्यक्रम बच्चे के अप्रोप्रिएट नहीं होता है तो बच्चे को चुनौती आती है कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन लेने में। लैक ऑफ एडिक्वेट लर्निंग एनवायरमेंट। लैक ऑफ एडिकेट हम बोल सकते हैं जो वातावरण है सीखने संबंधी वो भी क्या होना चाहिए, बच्चे के कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए जो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट हो, जो बच्चे के लिए सही ना हो। अब ये तो हमारे कहीं ना कहीं शैक्षणिक एरिया की बाधाएं थी। अब हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो बच्चे के लिए सही पाठ्यक्रम का चयन करके ट्रेन टीचर्स को हम लोग अपॉइंट करके कि ट्रेन टीचर के द्वारा ही कहीं ना कहीं बच्चे को शिक्षा दी जाए। हम लोग जो बैरियर्स हैं जस्ट उसके अपोजिट हम लोग कह सकते हैं कि हमें बच्चे के लिए ओवरकम करने के लिए इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। या बच्चे के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम को भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज, वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल अब नाम से क्लियर हो रहा है कि शारीरिक बाधाएं। अब शारीरिक बाधाएं हम लोग नाम से क्लियर हो रहा है। अब शारीरिक कैसे, जो फिजिकली तौर से हम लोग कह सकते हैं दोज आर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो उन बच्चों को चलने फिरने में ऑब्वियस है कि उनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। कोई ब्लाइंड बच्चा है उसको भी दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे डोर पे है या क्लासरूम में जाना है तो वहां पे ब्रेल लिपि में हम लोग लिख सकते हैं, या कहीं टॉयलेट्स हैं तो वो भी क्या होने चाहिए, बच्चे के लिए कहने के एडेप्टिव टॉयलेट्स होने चाहिए। लेकिन अब बाधाएं कैसे उत्पन्न हो रही है, यदि स्कूल में ये सब फैसिलिटीज नहीं है, ओवर क्राउडेड हम लोग कहते हैं, ओवर क्राउडेड क्लासरूम की भीड़ भरा कक्षा जो दिव्यांग बच्चे हैं, अब सामान्य बच्चों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक कक्ष में हो सकता है कि 40 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं, रूम का साइज तो छोटा है,
लेकिन वहां बच्चे हमने ज्यादा रखे हैं, तो जो व्हील चेयर पे बच्चा बैठा है उसको कहीं ना कहीं क्या है, आगे पीछे मूव करने में दिक्कत आ रही है। या भीड़ भरी कक्षा कक्ष में हो सकता है कि टीचर जब बच्चे को बिठा रहा है तो वो लास्ट बेंच पे बैठा है, कोई विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको बोर्ड पे लिखा क्या है वो उसको दिखाई नहीं देगा। अगर कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड जो श्रवण बाधित बच्चा है उसको क्या इंस्ट्रक्शंस को दिया जा रहा है उसको सुनने में दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, तो भी कहीं ना कहीं वो क्या है, कहीं हम कह सकते हैं कि बाधा को उत्पन्न करता है। और इसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि लैक ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, कि हम लोग असिस्टिव सहायक यंत्रों को बोलते हैं, सहायक यंत्रों की कमी। अभी हमारे सहायक यंत्र क्या है, जो भी बच्चे को कहीं ना कहीं एजुकेशन लेने में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हम यूज में ला रहे हैं, जैसे कोई साइन लैंग्वेज वाला बच्चा है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है उस बच्चे को, हियरिंग एड्स को दिया जाता है। कोई ब्रेल कोई हम कह सकते हैं कि ब्लाइंड बच्चा है, तो उसके लिए ब्रेल के माध्यम से हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं। कोई अगर हम फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसके लिए असिस्टिव डिवाइसेस हम लोग कह सकते हैं कि व्हील चेयर है या कोई भी ऐसी चीज को वो यूज में ला रहा है जिससे उसके लिए आना जाना इजी हो रहा है, तो इस चीज का हम लोग कह सकते हैं। और असेसमेंट भी हम लोग कह सकते हैं कि डिले असेसमेंट, डिले असेसमेंट कि आंकलन में देरी, आंकलन में देरी हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि बच्चे का जब भी हम लोग दिव्यांग बच्चे के साथ में काम करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा असेसमेंट करना रहता है। बच्चे का असेसमेंट करते हैं, बच्चे की नीड क्या है, बच्चे को फाइन मोटर में प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे को ग्रॉस मोटर में चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, किस एरिया में दिक्कत हो रही है, हम बच्चे का आंकलन करते हैं बाय यूजिंग ऑफ वेरियस असेसमेंट टूल्स। लेकिन जब हम देरी कर लेते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि हम बच्चे के लिए ये गोल्स लेना चाहिए था या ये गोल सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बच्चे के लिए इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम जब हमें ओवरकम करना होता है बैरियर्स को, तो पहले हम असेसमेंट करें। लेकिन यदि कोई शिक्षक असेसमेंट करने में कहीं ना कहीं देरी करता है तो वो कहीं एक कारण बन जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इसको इंक्लूजन नहीं किया जा सकता है। अब ओवर क्राउडेड के बाद में लैक ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट भी हम बोलते हैं। बाधा अब बैरियर फ्री एनवायरनमेंट तो नो डाउट हम लोग बाधा की बात करते हैं ना। लैक ऑफ बैरियर फिजिकल हम बोल सकते हैं, लैक ऑफ फिजिकल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। बाधा मुक्त वातावरण में जैसे हमारे जो भी टॉयलेट्स हैं वो अडेप्टिव होने चाहिए। जो हमारे हम लोग कह सकते हैं कि यदि स्कूल में रैंप या लिफ्ट नहीं है तो बच्चे के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम स्कूल में हमने एनरोल कर दिया लेकिन बच्चे के लिए हमने बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट ही नहीं किया था। अगर बच्चे के लिए हमें पता है कि हमने डिसेबल बच्चे को एडमिशन दिया और हम बच्चे के लिए रैंप की व्यवस्था नहीं करें तो बच्चा कैसे क्लासरूम तक जाएगा। या हमने बच्चे के लिए जो क्लासेस है वो ग्राउंड फ्लोर पे ना करते हुए हम लोग सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे बच्चे को कहीं क्लासेस अरेंज करें, लेकिन रैंप की व्यवस्था भी नहीं है, लिफ्ट भी नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि जो दिव्यांग बच्चा है वो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि वो एजुकेशन ले पाए। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में हम लोग कह सकते हैं कि यदि रैंप या लिफ्ट की हम लोग कह सकते हैं या एडेप्टिव टॉयलेट्स में भी कि जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं तो जो हमारी इंडियन टॉयलेट होती है उन पे बैठना उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। यदि हम लोग उनके लिए कहीं ना कहीं वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करते हैं, साइड गार्ड लगा होता है तो वो इजीली उस टॉयलेट को यूज में ला सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग और भी बहुत सारे कहीं ना कहीं हर एरिया में हम लोग कह सकते हैं कि जो जितने भी ज्यादा हम लोग बैरियर्स को कम करने के लिए अडेप्टेशन कर सकते हैं हमें करने चाहिए, लेकिन जब इनकी कमी हो जाती है तो एक बाधा बन जाती है। अब इसके बाद में हमारा आता है सोशल बैरियर। सोशल हम कह सकते हैं या सोसाइटल हम कह सकते हैं, समुदाय अब कहीं ना कहीं हमारे क्या आ रहा है, सोसाइटल जब बात कर रहे हैं हम लोग कम्युनिटी का आ रहा है कि सोसाइटल में
सोशल या सोसाइटल, किसी भी टर्म में आ सकता है, या कम्युनिटी बेस्ड बैरियर्स, चुनौतियां जो आ रही है। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा समुदाय है तो उसमें कैसे हो रहा है कि बहुत सारे जो सोसाइटी के लोग हैं हमारे, उनका क्या रहता है, फियर, ऑकवर्डनेस हम लोग कह सकते हैं, या रिजिड बिहेवियर, या रिजिड बिहेवियर के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि रिजिड उनका कहीं ना कहीं क्या होता है, जो थिंकिंग है वो क्या होती है, बहुत रिजिड हम लोग कहते हैं कि वो एक चीज पे अड़े रहते हैं कि नहीं, जो डिसेबल बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि डिसइंटरेस्ट टूवर्ड्स चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अब फियर हम लोग क्या बोलते हैं, डर। ऑकवर्डनेस हम बोलते हैं कि वो कंफर्टेबल ही नहीं होते हैं बच्चों के साथ, वो उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इसके साथ में रिजिड हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत कठोर उनका ये रहता है कि एक चीज जो उन्होंने अपने माइंड में बिठा दी है तो उसी को लेकर के वो चलते रहते हैं, रिजिड व्यवहार होता है उनका, कठोर व्यवहार होता है। या कहीं ना कहीं हम कहें कि रुचि ना लेना, किसमें, जो दिव्यांग बच्चे हैं, कि सोसाइटी का एक डर रहता है कि नहीं ये कुछ भी नहीं कर सकते, वेदर वो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का क्या डर रहता है कि अरे इसको कुछ काम करने को दिया जाएगा तो ये कर ही नहीं पाएंगे, हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही नहीं, या बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह का फियर, एक तो हम लोग कहते हैं ना कि फियर, एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ना था तो वो डर जरूरी भी है कुछ लेवल पे, लेकिन हम लोग जो अनवांटेड सा होता है, जो हम लोग नेगेटिव कहीं ना कहीं हमारा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो थोपते हैं अपना कि नहीं जो मैंने सोचा वो ही सही है, तो वो क्या है, व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूंगी कि हमने बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया, अब उसको कहीं प्लेसमेंट करना है, उसको कहीं जॉब पे लगवाना है, हम लोग उसको कहीं भी कोई फैक्ट्री है जहाँ पे पिकल मेकिंग का, या फिर हम लोग कह सकते हैं दुकान पे कहीं भी प्रिंटिंग के लिए उसको लगवाना है, तो अब मैंने जब उसको उसको वहां पर प्लेसमेंट करने के लिए गई, तो जो वहां का हम कह सकते हैं ओनर है, तो वो वेदर वो किसी शॉप का है या फैक्ट्री का ओनर है, तो उसकी क्या सोच रहे थे, अरे मैं इसको रखूंगा, उसके मन में ये डर रहता है तो ये उतना वर्क नहीं कर पाएगा जितना एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, तो वो उसको अपॉइंट ही नहीं करते इस डर के मारे। स्कूल में प्रिंसिपल का क्या रहता है, अरे मैंने इस बच्चे को यहाँ एडमिशन दे दिया तो कहीं ना कहीं ये बच्चा हमारे क्या है, जो बाकी बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट पे उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी है हमारी, कम्युनिटी है हमारे, उनका भी यही डर रहता है, जो कि सही नहीं होता कि इस बच्चे को यदि हमारे बच्चे के साथ एजुकेशन दी तो हमारे बच्चे भी फेल हो जाएंगे, जो कि गलत रहता है। डिसइंटरेस्ट हम लोग कहते हैं कि वो रुचि ही नहीं लेते हैं, उन बच्चों के लिए कोई कार्य करना है या उनको भी मोटिवेट किया जाए, तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कम्युनिटी के जो इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। रिजिड बिहेवियर होता है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कठोर, अड़ियलपन हम लोग एक सिंपल इसमें बोल देते हैं लेमैन भाषा में, कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग रहते हैं, कि बहुत हम लोग कहते हैं ना कि संकुचित सोच रखते हैं कि नहीं ये बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए बाधा उत्पन्न होती है कि इनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी इनको इम्पोर्टेंट पार्ट या फिर मेन स्ट्रीमिंग करने में। अब इसके बाद में हम लोग सोसाइटी में ही हम लोग कह सकते हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेज एजुकेशन में तो आ ही रहा था, संसाधनों की कमी अब मैंने जैसे स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दे दिया, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दिया, एज पर इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड या एज पर लेवल ऑफ चाइल्ड, बच्चे ने सीख लिया उसको। अब लैक ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में भी वो अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, जब वो नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है कि कहीं हम कह सकते हैं कि वो इंक्लूजन नहीं हो पाता है। लैक ऑफ नॉलेज अब लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स हम लोग कह सकते हैं कि कौशलों की कमी का होना,
या ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी, हम दिव्यांग बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सोसाइटी की। उनको नॉलेज ही नहीं होते हैं कि हम लोग किस प्रकार से एजुकेशन दे सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको अवेयरनेस ही नहीं, जागरूकता ही नहीं होते हैं कि कैसे एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे इन बच्चों को भी मेन स्ट्रीमिंग किया जा सकता है। उनका तो यही मानना होता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी के ऊपर ये बोझ है। तो कहीं ना कहीं ये क्यों माना जाता है, क्योंकि रिजिड जो उनकी सोच भी होती है, कंजर्वेटिव थिंकिंग, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज होता है। यदि उनको डिसेबिलिटी, विशेष शिक्षा के बारे में फुली नॉलेज हो, तो वो बच्चे को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अच्छे टीचर के पास एजुकेशन देंगे, वो उसको पॉजिटिव वे में उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हम लोग हाउ टू ओवरकम दिस सोसाइटल बैरियर, तो हम कैसे कर सकते हैं कि जो भी हमारे रिजिड बिहेवियर है, कहीं ना कहीं हम बच्चे के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, या हमारा अनवांटेड जो फियर है उसको हमें दूर करना पड़ेगा, या हम लैक ऑफ रिसोर्सेज है तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कम्युनिटी में रहते हुए बच्चों को देने, सो दैट वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट बने और इंक्लूसिव करना कहीं ना कहीं इजी हो जाए। और लैक ऑफ नॉलेज, जो सोसाइटी मेंबर्स में अभी अवेयरनेस की कमी है या नॉलेज की कमी है, उसको दूर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो नॉलेज को पाए, और जो भी सोसाइटी के अदर मेंबर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, इवन उनको भी वो क्या करें, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनको भी वो जानकारी दें और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हुए उनको भी इम्प्रूवमेंट लाए। अब सोसाइटल बैरियर के बाद में हमारा आता है सिस्टमेटिक, या सिस्टम भी हम लिख सकते हैं। सिस्टम अभी हमारा क्या आ रहा है, हमारा सिस्टम सारा ही आ जाता है। स्कूल का सिस्टम कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस हमारा कहाँ का है सिस्टम, जहां हम बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं वो कैसा है। अब इसमें बात करते हैं हम कि डिफिकल्टी विद एम्ब्रेसिंग हम डाइवर्सिटी, डिफिकल्टी एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि सिस्टम है कहीं ना कहीं ना वो क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो डाइवर्सिटी, जो भी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको वो कहीं ना हम कह सकते हैं कि एजुकेशन दे पाए, या डाइवर्सिटी वाले जो अलग अलग नीड्स वाले बच्चे हैं उनको वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनको एजुकेशन देने में वो अनेबल होते हैं, या इंक्लूजन हम कह सकते हैं। विविधता या भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थता। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर देते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं उनको एजुकेशन देने की बारी आती है, वहां क्या हो जाता है, एम्ब्रेसिंग हम बोल सकते हैं कि उनको एजुकेशन मिल ही नहीं पाते, उनकी जो डाइवर्स नीड है, भिन्न भिन्न नीड्स है, उनको फुलफिल किया ही नहीं जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बैरियर होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन देने में। अब हम लोग कहते हैं लैक ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज। स्कूल है या हम लोग सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, कहीं ना कहीं जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड किया जाना बहुत ही जरूरी रहता है। अब इसके बाद में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं कि जवाबदेही की जहां बात आती है कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं हम, मैकेनिज्म कि जब स्कूल की बात करते हैं तो वहां कोई जवाबदेही लेता ही नहीं है कि कोई भी अगर बच्चा दिव्यांग हमारे पास आ रहा है तो हम इनको एजुकेशन देंगे।
तो वो भी क्या बन जाता है कि हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको इनअप्रोप्रिएट एजुकेशन मिलती है, उनको प्रॉपर वे में एजुकेशन मिल ही नहीं पाती है। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है लैक ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स support in inclusion, यानी कि लैक ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर, जो फैमिली मेंबर्स हैं। अब हम लोग बात करें सिस्टम कि कहीं ना कहीं जब स्कूल में एजुकेशन देने की बात आती है या मेन स्ट्रीमिंग की बात आती है, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर हम लोग पेरेंट्स हैं, तो उनका वो हक में ही नहीं होते कि इन बच्चों का समावेशन किया जाए, वो सपोर्ट ही नहीं करते। जैसे मैं बच्चे के साथ में काम कर रही हूँ, तो मैंने यदि बच्चे को होमवर्क दिया तो वो उस चीज को क्या करते हैं, वो करवाते नहीं। या बच्चे के लिए जो भी सर्विसेज हैं, मैंने बोल दिया कि बच्चे को ये सर्विसेज को देना बहुत ही जरूरी है। जैसे बच्चा लर्निंग डिसेबल है, अब लर्निंग डिसेबल बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम भी रहती है, मैंने सजेस्ट किया पेरेंट्स को कि आप बच्चे को क्या है और स्पीच थेरेपी को भी दिलाए, सो दैट बच्चे में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन वो उसको दिलाते ही नहीं है। मैं बच्चे को जो काम करवा रही हूँ वो उसको घर पे नहीं करवा रहे हैं, या मैं बच्चे के लिए कोई भी चीज को एडवाइस करती हूँ वो उसको नहीं मानता है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि बाधा बन जाती है, क्योंकि कभी भी हम बच्चे में, दिव्यांग बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो वन साइडेड नहीं होता, दोनों साइड के एफर्ट्स कहीं ना कहीं डलते हैं, देन फिर बच्चे में हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। लैक ऑफ हम लोग कह सकते हैं स्किल और टीचिंग मटेरियल, कि टीचर में कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्किल, कौशलों की कमी हो सकती है, और टीचिंग जो लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग मटेरियल है, उसमें भी कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएटनेस होती है, तो वो भी या कमी होती है, तो वो भी एक बाधा बनती है हमारी कि बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं ये सारे हम लोग कह सकते हैं कि बाधाएं हैं जो सिस्टम बैरियर में आती है। कि इसमें सबसे पहली बात सिस्टम में यही आता है कि बच्चे को एनरोल्ड नहीं किया, अगर एनरोल्ड कर दिया तो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, कोई जवाबदेही नहीं लेता है, उसके लिए कोई कार्य ही नहीं करता है जो दिव्यांग बच्चे। तो जब हमें ओवरकम भी करना होता है तो हमें क्या चाहिए कि हम जब भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्ष में लेकर के आ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जवाबदेही भी दें, हम उनके लिए रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं क्या करें, क्रिएट भी करें, उनके लिए हम रिसोर्सेज को नए जो भी उसके लिए नीडी है दिव्यांग बच्चे के लिए, उनको हम ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें और एजुकेशन दें। पेरेंट्स को भी चाहिए एज वेल एज फैमिली मेंबर्स को कि वो भी टीचर के साथ में मिलकर के एक साथ में हम लोग कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट या हम लोग कहते हैं कॉपरेटिव लर्निंग कराते हुए बच्चे को एजुकेशन दे। सब सहयोग जब देंगे तभी इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है। तो आई थिंक आप लोगों को आई होप ये क्लियर हो गया होगा जितने भी मैंने बैरियर्स बताए एंड हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर्स, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।